नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक एक महीने बाद यानी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग होगी और लोकसभा चुनाव में अब अगर कहें तो 30-31 दिन बच गए हैं। और ऐसे वक्त में क्या तैयारी है इंडिया गठबंधन की, क्या तैयारी है विपक्ष की? क्या विपक्ष के सभी नेता जिस तरह से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले एकजुट दिख रहे थे, जिस तरह से मोदी को ललकार रहे थे या मोदी की सत्ता को चुनौती देने की दिशा में बढ़ रहे थे, जिस तरह की एकजुटता दिख रही थी, क्या उस एकजुटता में दरार आई है? क्या इंडिया गठबंधन उसी ताकत के साथ ठीक एक महीने बाद होने वाले चुनाव में मोदी का मुकाबला कर पाएगा? और इंडिया गठबंधन क्या मोदी के सामने इतनी बड़ी चुनौती बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी 272 के नीचे कहीं खिसकेगी? या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पिछले बार जितने जितनी सीटें जीती थी 303, क्या उस आंकड़े को पार कर सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार आकलन की शक्ल में पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है योगेंद्र यादव, जिन्हें आप अक्सर मेरे साथ अलग अलग जगह राजनीतिक मसलों पर और चुनाव की संभावनाओं पर बात करते हुए देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट रहे, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो मैं कब का छोड़ चुका। लेकिन योगेंद्र यादव लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उस दौर में लगातार मणिपुर से लेकर अलग अलग हिस्सों में इस बार जो न्याय यात्रा शुरू हुई उसमें भी थे, और उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का था की यात्रा थी उसका भी हिस्सा थे। और अभी 2 दिन पहले जो मुंबई में समापन हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, जिसमें मंच पर कई दिग्गज मौजूद थे, वहां भी योगेंद्र यादव थे। तो योगेंद्र यादव से मैंने अनुरोध किया कि जरा यादव जी समझें, क्योंकि चुनाव में अब गिनती के दिन बच गए, बिगुल फूक चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 जून को नई सरकार बन जाएगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार उनकी ताजपोशी होगी, या वाकई उनसे उन्हें बेदखल कर पाएगा इंडिया गठबंधन, या इंडिया गठबंधन कुछ सीटों पर सिमट कर रह जाएगा? ऐसे सवालों के साथ योगेंद्र यादव जी से आज जरा चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है योगेंद्र जी, नमस्कार। शुक्रिया अजीत भाई। तो पहला सवाल तो यही है योगेंद्र जी, चूंकि आपसे लगातार हम लोग बीते 6-8 महीनों में अलग अलग मौकों पर आपसे मैं बात करता रहा समझने के लिए कि क्या चल रहा है विपक्ष के खेमे में और विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती देने की स्थिति में। तो अगर हम देखें आज की तारीख में, बार बार मैं तारीख इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक एक महीने वक्त बहुत कम है और उस कम वक्त में बहुत कुछ करना है विपक्ष को, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी की सत्ता है, तमाम एजेंसियां हैं, बड़ी मशीनरी है, चैनल है, संसाधन है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसमें से नीतीश कुमार जा चुके हैं पाला बदल कर, ममता बनर्जी वहां 42 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कई विपक्षी नेताओं की वो एकजुटता नहीं दिख रही है जैसे 5-6 महीने पहले थी। इसलिए कई सवाल पैदा होते हैं। योगेंद्र यादव जी, आज की तारीख में आप चुनाव में मोदी के सामने विपक्ष को चुनौती के तौर पर किस तरह से देखते हैं? अजीत भाई, पहला तो हमें याद रखना होगा, ये एक सामान्य चुनाव नहीं है। हम एक असाधारण ऐतिहासिक चुनाव को देख रहे हैं, जिसका परिणाम सिर्फ आने वाली संसद ही नहीं, हमारे इस देश के संविधान को प्रभावित कर सकता है। हमारे देश की गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद एक तरह से दांव पे लगी। इसलिए आप और मैं इस चुनाव को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूं करने की कोशिश भी कर रहा हूं। पहली बुनियादी बात, जो मैं बार-बार हर अपनी बातचीत में दोहराता हूँ, याद रखिए, जिसे इकोनॉमिक्स के बारे में बात कहते हैं ना, कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। इसी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिक्स जो हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं है। ये बात मैं हर बार दोहराता हूँ। चूँकि देश का एक इलाका है जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, कोई 120 के करीब सीटें जहाँ हैं, तो बीजेपी को कुल मिला के देश में कुछ 400 सीटों में से ही 272 का आंकड़ा हासिल करना होता है। ये स्थिति पहले भी थी, आज भी बनी। दूसरा, सरकार के पास काम के नाम पे दिखाने को बहुत कुछ नहीं है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का फ्रंट हो, बेरोजगारी, गरीबी, गैर बराबरी, किसानों की दशा या फिर महिलाओं की दशा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब पे दिखाने को कुछ है नहीं सरकार के पास। ये बुनियादी बात पहले भी थी, आज से 1.5 साल पहले भी थी, 6 महीना पहले थी, आज भी वैसी ही सच है।
जो सवाल रहा है वो ये कि विपक्ष किस हद तक इस फंडामेंटल्स को पॉलिटिकल फंडामेंटल में बदल सकता है, या पॉलिटिकल फंडामेंटल को इलेक्टोरल फंडामेंटल में बदल सकता है या नहीं। जो राजनीतिक रूप से बीजेपी की बुनियादी कमजोरी है, जो उसका जो उसे रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, क्या विपक्ष उसे बीजेपी की चुनावी कमजोरी में बदल सकता है ऐसे मौके पे, जबकि बीजेपी के पास पैसा भी है, उसके पास मीडिया भी है, उसके पास तमाम तंत्र है। सवाल केवल यही था। आज से 1.5 साल पहले और लगता बॉन्ड था। बॉन्ड से जमा 8,500 करोड़ रुपया भी है व्हाइट में, इसके जी अलावा जी न जाने जी, कितने हजार करोड़ वो रुपया। तो एक जिसे कहते हैं ना, आइसबर्ग का छोटा सा टिप है, वो सफेद टिप है जो कि दिख गया, नीचे का काला जो है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज से 1.5 साल पहले लगता था कि विपक्ष तो कहीं नहीं है, बिल्कुल बिखरा हुआ है और ये तो कभी अपना गठबंधन बना ही नहीं पाएंगे। फिर इंडिया गठबंधन बन गया, कर्नाटका का चुनाव हुआ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ और एकदम हम सब लोगों की उम्मीद बढ़ गई और ऐसा लगा कि भाई ये तो एकदम पूरा गठजोड़ हो गया है और इस बार तो एकदम मुकाबला हो ही जाएगा। फिर उसके बाद स्थिति बनी विधानसभा चुनाव के बाद, जबकि अप्रत्याशित हार हुई कांग्रेस की उन चुनावों में और उसके महीने भर बाद ऐसा लगा कि ये तो चला-चली की बेला हो गई। अब तो सारा मामला बिखर गया है, बिगड़ गया है, सब कुछ हो रहा है। और 1 डेढ़ महीने पहले तक, महीना भर पहले तक तो लग रहा था कि लीजिए, जो 1.5 साल पहले स्थिति थी लगभग हम वहीं पे आ गए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी जिस दिन इंडिया अलायंस बना था, जितनी संभावनाएँ थी, हम उससे आज भी नीचे चल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस सच से इनकार करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन पिछले 1 महीने में 3 ऐसी बड़ी घटनाएँ हुई हैं, जिसके कारण मैं समझता हूँ कि अब स्थिति उतनी निराशाजनक, मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ, इस देश के भविष्य की दृष्टि से कह रहा हूँ, स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है, जैसे कि कई लोगों को आज से 1 महीना पहले महसूस होती थी। और ये जो संभावना, जो मैं हर बार बात करता हूँ, कहता हूँ कि बीजेपी को 272 के नीचे उतारना संभव है, साधारण गणित करके देख लीजिए। लेकिन हवा जो है वो दूसरा मामला है। हवा जो बनती है, बनाई जाती है। पिछले महीने में 3 बड़ी घटनाएँ हुई हैं जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं ज़िक्र सिर्फ कर दूँ तीनों का। पहला तो ये कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी हवा बनी हो ऐसा नहीं है। मेरा अपना अनुमान था कि यात्रा कांग्रेस की जैसी स्थिति थी उससे कुछ बेहतर ये यात्रा रही। लेकिन इस यात्रा ने इस 2024 के चुनाव में 5 बड़े मुद्दे उठा दिए हैं, जो कि इस चुनाव पर निर्णायक असर डाल सकते हैं। अभी डाला नहीं है, डाल सकते हैं। दूसरा, 3 महत्वपूर्ण राज्य जो कि बैटल ग्राउंड है इस चुनाव के, कुरुक्षेत्र 3 जगह पे, वहां कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिससे इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत हुई। वो है महाराष्ट्र, वो है बिहार और है हरियाणा, 3 जगह। और तीसरा बड़ा बदलाव जो हुआ है, वो आपने जो अभी जिक्र किया, इलेक्टोरल बॉन्ड। अजीत भाई, ये एक सिंगल मुद्दा है जो कि पूरे चुनाव की हवा को बदल सकता है। इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। तो ये 3 चीज मिलाकर स्थिति जो आज 1 महीने पहले थी, जितनी एक तरह से निराशा, मायूसी की स्थिति आ गई थी काफ़ी लोगों में, क्योंकि मूड है, तो शेयर मार्केट जैसा मामला है ना, कि वो रियलिटी से नहीं चलती, मूड से चलता है शेयर मार्केट। तो ये राजनीति का मार्केट भी मूड से चलता है। तो मूड जो डाउन हुआ था, वो कुछ उठा है और अब स्थिति उम्मीद कर सकते हैं, अगर इन तीनों को, अगर ये जो 5 बड़े आप आपने मुद्दे, एक बताया महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में हरियाणा, स्थिति हाँ, बेहतर हुई है आपके हिसाब से, अब उस पर काउंटर बात जी, करेंगे। एक हाँ। बताया आपने बॉन्ड, और तीसरी क्या बात बताई? तीसरा, सबसे पहले न्याय मैंने कहा यात्रा से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो 5 बड़े मुद्दे उठाए गए हैं, ऑपोजिशन ने हाँ। पहली बार कुछ पॉजिटिव चीज़ देश के सामने रखी है, हम्म। जिसकी बेहद ज़रूरत थी, जिसका इंतज़ार था। तो ये मतलब 3 बड़ी वो चीज़ हो 5 गई। मुद्दे कौन से, जो नारी न्याय, किसान न्याय, ये सब की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, जी। अब तक श्रमिक क्या था न्याय, कि, नारी न्याय, किसान जी, न्याय, या हिस्सेदारी हाँ, मैं न्याय आपको जो पाँचों कांग्रेस। गिना देता हूँ। हाँ। देखिए, अब तक क्या होता था कि कांग्रेस और बाकी सब अपोजिशन पार्टी चुनाव से कोई 10-15 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ कर देती थी। मैनिफेस्टो 60-50 पन्ने की चीज़ होती है।
आप और मेरे जैसे लोग ही उसको पढ़ते हैं, और तो कोई देश में पढ़ता नहीं है, पत्रकारों और रिसर्चर के अलावा किसी कोई पढ़ता नहीं है, किसी उस व्यक्ति को पता पॉलिटिकल नहीं पार्टी होता, के जो सांसद होते हैं, वोट मांगते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते हैं, खुद नहीं मैनिफेस्टो पढ़ते। कमेटी पढ़ती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली में जारी बार करती 2019 में आपको याद है कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुनाव से कोई 8-10 दिन पहले आया था, और कांग्रेस के कैंडिडेट को भी पता नहीं था कि उसमें क्या कहा गया है। इस बार एक बहुत बड़ी समझदारी का काम किया गया है कि 5 बड़े मुद्दों को उठा के उन पे 5-5 घोषणाएं, तो कुल 25 घोषणाएं हुई हैं, लेकिन मोटे तौर पे 5 है। कौन सी हैं? सबसे पहले किसान की घोषणा हुई, और किसान जो सुनना, इस देश का किसान जो सुनना चाहता है, अजीत भाई आपने इतना किसान को कवर किया है, आप जानते हैं इस देश का किसान क्या सुनना चाहता है? एमएसपी, गारंटी, स्वामीनाथन, ये 3 शब्द सुनना चाहता है। कांग्रेस ने तीनों शब्द रखे, और पहली बार इस देश के किसी राष्ट्रीय दल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, उस एमएसपी की जो कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार होगी। इसके अलावा और भी कई गारंटी उसमें कर्ज माफी के बारे में भी है, जो फसल का खराबा होता है उसके बारे में भी है, लेकिन मैं एक बड़ी चीज बता दूं। दूसरी बड़ी घोषणा थी युवाओं को लेकर बेरोजगारी के सवाल पे, जहां कांग्रेस ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला कहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाए, 10 लाख जो कि रिक्त है और 20 लाख जो कि एडिशनली क्रिएट की जा सकती है। मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पहली नौकरी पक्के का वादा, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर लिया है तो कम से कम 1 साल आपको किसी इंडस्ट्री में सेट करके आपको नौकरी दिलवाना, और उसको आप अप्रेंटिसशिप कह दीजिए, अप्रेंटिसशिप करवाना, ताकि आपको एंट्री मिल जाए। वो सरकार का काम होगा। 1 साल में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, और आप उस इंडस्ट्री में काम करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो उसी में खप जाएंगे, आप उसमें काम कर सकते हैं। तो बेरोजगारी के सवाल पे ये बड़ी योजना है। इसके अलावा पेपर लीक के बारे में, लोगों को लोन देना इत्यादि, ये सब है। ठीक है। अब मैं ठीक। इस पर काउंटर करता हूँ, जी। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से आज भी जैसे कुछ जारी हुआ, लेकिन मैं जी, जो मैं चीज 2-3 चीज और गिना दूं इसमें, जी सिर्फ प्लीज एक प्लीज महिला के प्लीज। बारे में थी। हाँ एक महिला के बारे में गारंटी है, जो कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया महीना डायरेक्ट पेमेंट के से शुरू होती है। हाँ, एक महालक्ष्मी योजना ऐसा कुछ श्रमिक, कर रहे हैं। हाँ जी, एक श्रमिक के लिए गारंटी है, अर्बन मनरेगा और गिग वर्कर्स और इन सब के लिए, श्रमिक के लिए है। और 5वीं देश के वंचित वर्ग के लिए है, जो कि जाति जनगणना से शुरू होती है, और 50% की जो सीलिंग है उसको समाप्त करना। तो मतलब मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं, इस चुनाव में कम से कम, क्योंकि ऑपोजिशन के बारे में लोगों को लगता रहा है कि वे सिर्फ नेगेटिव बात कहते हैं, आप कहते हैं मोदी में ये खराबी है वो खराबी है, भाई मैं सब मान लूं पर आप क्या करोगे? अब पहली बार एक ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि हम ये करेंगे। मैं अब मेरी उम्मीद इससे बनती है कि अगर ये बात पार्टियां, एक तो इसको सिर्फ कांग्रेस नहीं बाकी पार्टियां भी इनमें से कुछ मुद्दों को अपना सकें, और ये अगर अंतिम व्यक्ति तक जाए तो इस चुनाव में कुछ एक गंभीर मोदी बनाम मुद्दा होने की गुंजाइश शुरू। अब काउंटर है मेरा, कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा अगर लोगों तक जाए, अंतिम व्यक्ति तक, आपको पता है सर, इस बार शायद 90 करोड़ से ज्यादा, मेरे ख्याल से 95 के आसपास, 95 करोड़ के आसपास इस बार वोटर है। 1-2 करोड़ मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 97, इतने 97। 97 सही कह रहे हैं, 97 करोड़ इस बार वोटर है। और देश की इतनी बड़ी आबादी है, 543 सीटें हैं, और ठीक चुनाव में 1 महीना है। और ऐसे जो जिसका जितनी चीजों का जिक्र किया, वो सारे पन्ने मेरे पास, एक एक पन्ने का प्रिंट, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, और ये सब एक एक पन्ना मेरे पास भी है। ठीक है, आज भी कुछ जारी हुआ है, वो सब है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 1 महीने में ये जो वादे हैं, इरादे वादे जो भी कहें, ये लोगों तक पहुंच जाएगा? और इस पहुंचने के आधार पर जो मोदी जी के 23 करोड़ वोटर हैं, कई राज्यों में 50% से 55%, 60% तक वोटर हैं, 225 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा मार्जिन के साथ बीजेपी जीती है, और आज भी बीजेपी की पूरी मशीनरी पूरी ताकत के साथ लगी है, तो 1 महीने में इसका ये असर हो जाएगा? ये कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ख्वाब नहीं है? आ, 1 महीने में अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाना आसान काम नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, खासतौर पे तब जबकि मीडिया, बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मुख्य धारा का, वो तो एकदम इनकी बीजेपी की गोदी में है, वो इसको खबर को दिखाएगा भी नहीं, इनकी योजनाओं को आगे भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन याद रखिए,
ना करते हुए भी इस कांग्रेस पार्टी के पास पिछली बार 10 करोड़ वोट थे। उस 10 करोड़ में से अगर 100 में से एक व्यक्ति ऐसा, कांग्रेस को वोट देने वाले 100 लोगों में से अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हम मोटे तौर पे कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो वोट डलवा रहा है, सिर्फ डाल नहीं, तो कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कि जमीन पे हैं। आज भी, और मेरी इस यात्रा के दौरान ये सब खोज रही, आज भी इस देश का कोई गांव नहीं जहां पे आपको एक व्यक्ति ना मिल जाए कहते हुए मैं कांग्रेसी हूं, खानदानी हूं, मैं काम करूंगा, कांग्रेस तो का ठीक है विचार सर, एक रखूंगा। व्यक्ति 5 व्यक्ति होता नहीं ना। एक लोकसभा जी, में जहां 10-10 लाख वोट पड़ते हैं, 8-8 लाख वोट पड़ते हैं, 3-3 2-2 लाख से हार जीत का फैसला होता है। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं सर। मैं जी, 10 जी, करोड़ 10 लाख 10 करोड़ क्या, शायद 11 करोड़ के आसपास कांग्रेस के वोटर होंगे शायद, अगर मुझे ठीक से याद है। लेकिन सवाल वो है, मैं फिर काउंटर कर रहा हूं, क्योंकि देखिए डेविल्स एडवोकेट हमारा काम है नहीं, नहीं, शक सुबह को आपसे जवाब की शक्ल में लेना। मैं फिर ये कह रहा हूं सर कि अभी तक जब 1 महीने बच गए हैं, कोई इंडिया गठबंधन की साझा रैलियां, साझा बड़ी सभाएं, साझा रोड शो, साझा जनसंपर्क, साझा रणनीति, साझा प्रोग्राम, ये अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। जो 4-5 महीने पहले जिसका रोड मैप दिखा था, और इस बीच अल्टी पल्टी हो गई, वो अलग जो मैंने जिक्र किया, नीतीश कुमार का जाना और ममता बनर्जी का ललकारना कि हम 42 पर अकेले लड़ेंगे। तो ये कम वक्त में बड़ी महत्वाकांक्षा पालना जैसा नहीं है योगेंद्र यादव जी। और उसके बाद मैं जरा आ, गठबंधन पे आता हूं। पहली बात, इसमें कोई संदेह नहीं, मैंने खुद भी पहले कहा कि इंडिया अलायंस को लेके जो उम्मीद बेंगलोर के बाद बनी थी, उससे मामला नीचे आया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितना नीचे बीच में पहुंच गया था, उससे फिर अब कुछ उठने की तरफ आ रहा है। दूसरी बात ये कि 1 महीने में अगर आप अपने ही वोटर के पास, अपने ही कार्यकर्ता के थ्रू ये संदेश नहीं ले जा सकते, तो फिर काहे को इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? फिर इलेक्शन का मतलब ही क्या हुआ? तो अंततः देखिए 1 महीना, एक कई जगह पे 1 महीना है, कई जगह पे डेढ़ महीने, ढाई महीने, हाँ, 1 से आखिरी 2 महीने के आखिरी बीच में तक अगर देखें तो भाई हाँ, मई आखिर तक चुनाव है, तो हाँ, तो 1 जून तक 1 बल्कि से चुनाव 2 है। महीने अगर ऑपोजिशन की बड़ी-बड़ी पार्टियां 1 से 2 महीने के भीतर अपने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों तक ये संदेश पहुंचा भी नहीं पाती है, ये असंभव काम नहीं है, संदेश पहुंचाना असंभव नहीं। अगर इतना भी नहीं कर पाती है, तब तो जाहिर है उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, तब तो मतलब इसके लायक ही नहीं है कि देश उन पे कोई विश्वास करे। चुनौती है, कठिन है, लेकिन ये तो करना होगा। नंबर 2, क्या केवल ये सुन के लोग विश्वास कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं कभी नहीं मानता कि केवल चुनावी ए एक 2 चुनावी वायदा सुन के लोगों का एकदम रातों-रात दिमाग बदल जाएगा। लेकिन आप खुद किसान आंदोलन को जानते हैं। अगर देश के हर जिले में ये बड़े-बड़े होर्डिंग लग जाए कि आप सिर्फ ये नहीं कि एमएसपी की लीगल गारंटी स्वामीनाथन C2+50, क्योंकि बहुत किसान समझते नहीं, किसान कार्यकर्ता समझता है, किसान नहीं समझता। आज भी स्वामीनाथन सुना है उसने। लेकिन अगर आप ये कह दें कि आपके यहाँ, आपके जिले में गेहूं की खरीदी ₹2600 पे होगी, आपके यहाँ धान की खरीदी 2700 के रेट पे होगी, आपके यहाँ फला दाल की खरीदी 9000 के रेट से होगी, ये लगा दें, हर जगह पहुंचाएं, ये बात किसान को छुएगी, ये बातचीत बदलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम होर्डिंग पढ़ के वो एकदम कांग्रेस को वोट डाल आएगा या सपा को वोट डाल देगा, लेकिन वो पलट के गांव जाएगा, पूछेगा कि यार तुम क्या कह रहे हो, सवाल पूछेगा। पुराने चुनावों में, पिछले कई चुनावों में घूमते हुए मुझे बार-बार महसूस हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता के पास हमेशा कुछ कहने को रहता है। सच्चा कम, झूठा ज़्यादा, लेकिन कहने को बहुत रहता है। और ऑपोजिशन के कार्यकर्ताओं के पास कहने को कुछ नहीं होता। ये उनको कहने को, अंततः देखिए वोट जो है, वो गाँव में ताश की मंडली बैठती है, वहाँ बातचीत होती है, पान की दुकान पे होती है, चाय के खोखे पे होती है। उस चर्चा में आपको वो मल्ल युद्ध जीतना पड़ता है चुनाव में वोट लेने से पहले। अब हाँ, उस तो मल्ल चलिए युद्ध एक के एक लिए एक एक मुद्दा मसाला, योगेंद्र जी, आपने ये कहा, माफ करिए मैं बीच में टोक दिया, अगर आप बात पूरी करना नहीं, चाहे नहीं, कर नहीं, लें फिर मैं। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, एक मुद्दा जो, जैसे 3 मुद्दे आपने बताए जिसमें आपके हिसाब से महाराष्ट्र, हरियाणा और एक राज्य और बोला आपने बिहार, जहां बिहार, स्थिति बेहतर हो, उस पर अगले जी, हिस्से में हम बात करते हैं। एक तीसरा मुद्दा जिस पर हम पहले बात करते हैं, वो है चुनावी बॉन्ड की बात, कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पिछले 5 दिनों से बहुत तेजी से उछला, और कल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के बाद 21 तारीख की शाम को
एक तरह से कहें तो यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड की सारी कहानी सामने आ जाएगी, और उसके बाद 24 घंटे में किसने लिया, किसको दिया, किसने कैसे दिया, किसके पीछे क्या कहानी, वो आ जाएगी। हालांकि टुकड़ों टुकड़ों में कहानी आ रही है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि वसूली रैकेट है, एक्सटॉर्शन रैकेट है, और इसको नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। राहुल गांधी मुंबई की रैली में भी कह चुके हैं, और ऐसे भी राहुल गांधी मुखर होकर कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, क्या ये मुद्दा जनता को इस तरह से प्रभावित करेगा, या जनता इसको आत्मसात करेगी कि उसको लगेगा कि इस आधार पर हम मोदी के खिलाफ वोट करने लगे? क्योंकि 2019 में भी राफेल का मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने उस तरह से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, नतीजा ये कुछ निकला नहीं। तो जनता को, जो मोदी समर्थक जनता है, मैं बार बार उस 22 करोड़ मोदी समर्थक जनता की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बीजेपी को लगता है उसमें 2-3 करोड़ ऐड ही हो गया, क्या उसको काट पाएंगे इससे? ये कैसे आपको लगता है? अजीत भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। देखिए, इसकी तुलना आप राफेल से तो बिल्कुल ही मत कीजिए। राफेल को एक तो समझाना बड़ा कठिन था। इतना कॉम्प्लिकेट, प्रशांत भूषण समझाते तो थे, लेकिन मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि किसी को, ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर पत्रकारों को भी कभी समझ नहीं आया कि मामला बिल्कुल हुआ क्या बिल्कुल था। बिल्कुल। दूसरा, ये बोफोर्स बोफोर्स कितने का मुद्दा था? 64 करोड़ का। खोजी पत्रकारों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के सहारे ये आरोप लगा था। वो आरोप ना कभी सरकार स्वीकार की, करना ही नहीं था सरकार ने तो स्वीकार, लेकिन कभी कोर्ट में भी साबित नहीं हो पाया। मेरे आप जैसे लोग मानते थे, मैं आज भी मानता हूं कि घोटाला था वो, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। 2G का मामला, अंततः 2G क्या था? CAG का एक अनुमान था कि शायद ऐसा हो सकता था। जितने में बेचा, अगर ठीक ढंग से बेचा जाता तो शायद इतना पैसा मिल सकता था, और इसमें जो गैप है ये जरूर भ्रष्टाचार, इसमें कुछ घोटाला रहा होगा, अनुमान। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में है ये प्रमाण है, ये अनुमान नहीं है। इसमें अनुमान लगाने जैसी कोई बात नहीं। अनुमान लगाने को जो केवल बचा है वो एक तो ये कि भैया पार्टी का नाम अभी तक नहीं आया है, जो 21 तारीख की शाम को आ जाएगा। और दूसरा जो चीज बची है वो ये कि इसको आप जोड़े कि किसको क्या फायदा हुआ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, जितना मुद्दा बार बार कहा जाता है, मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी को कितने प्रतिशत मिला। ये तो बीजेपी भटकाने के लिए सब बातें करती है कि हमें तो सिर्फ 50% मिला। ये बात वैसे भी गलत है 2-3 तरीके से, क्योंकि आप खाली इलेक्टोरल बॉन्ड मत देखिए, उसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट का पैसा भी जोड़िए। और मैं तो कहूंगा कि उसमें पीएम केयर भी जोड़िए। ये सब जोड़ के देखिए तो आप बताइए बीजेपी को कितना मिला, दूसरों को कितना मिला। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, किस तरीके से मिला। भाई, एक वही वही आदमी क्विड प्रो टीडीपी, को क्या है इसमें? ये क्विड प्रो को एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया। और ये एक नहीं अजीत भाई, ये तो मतलब कितने, 21 कंपनियां हैं जिनके बारे में अब हम कह सकते हैं कि उन पे छापा पड़ा। छापा पड़ने के बल्कि कुछ 30 ही, 30 का आंकड़ा है, 30 कंपनियां हैं हाँ, जिन पे छापा पड़ा। अभी मैं जी, देख रहा हूं कि दवा की 7 कंपनियां हैं जिनके ड्रग टेस्ट में फेल हो गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक तरह से उनका मुनाफा जितना था उससे कई गुना ज्यादा चंदा दिया गया। वो चंदा बीजेपी को गया। क्विंट, स्क्रोल और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने साबित किया कि कोई कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 8 लाख है, और उसने 180 करोड़ दे दिया। कुछ कंपनी जी, है मैं जो वही कह सेल रहा हूं, कंपनी है जिसका उससे कनेक्शन थोड़ा ज्यादा 28 लाख नहीं। स्टेट से जुड़ता है। जी 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 जी, थोड़ा ज्यादा का मामला नहीं है, 2 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, और वो कंपनी 190-180 करोड़ रुपए का दे रही है। मतलब आप कई चीजें देखिए क्या क्या हो रहा है। ये मतलब ये महा घोटाला है, एक घोटाला नहीं है। इसमें इतने घोटाले हैं कि किसी एक घोटाले पे भी सरकार गिर सकती थी। आपको ये पता लगता है, एक दिन कंपनी पे छापा पड़ता है, 5वें दिन वही कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। आपको पता लगता है, ये जो आपने अभी बताया कि ये 2 करोड़ का, लॉटरी किंग की कंपनी ने किया था। लॉटरी किंग की कंपनी जी, ने 100 जी। करोड़ का अब देखिए, 100 करोड़ का खरीदा बॉन्ड, पांचवें दिन, छापा के 5 पांचवें दिन, हाँ जी। अब और इनमें से अधिकांश मामलों, 2-3 तरह के पैटर्न है इसमें। एक तो ये है कि आज छापा पड़ा, 5वें 10वें दिन या जैसे ही अगली बार जब विंडो खुली 3 महीने के बाद, तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और आपने इसको वॉश किया, ये है। दूसरा है कि बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस हुए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उसके बाद आपकी पसंद के बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस हुए। कोल ब्लॉक के बारे में, आरएम कंपनियों का नाम मैं एक-एक का जानबूझ के नहीं ले रहा। कोल ब्लॉक,
कोल ब्लॉक में चाहिए कि कम से कम 5 लोग बोली लगाएं, तो पता लगता है कि एक कंपनी फर्जी कंपनी बना के 5 का खाता पूरा कर रही है। उसमें बंगाल सरकार को उस बिड में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है कि कहीं वो आके खेल खराब ना कर दे। उसके बाद मिल जाता है उसको और वो 500 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। अब आप बताइए, अगर ये करप्शन नहीं है तो भैया करप्शन कहते किस अच्छा, चीज मान को? लिया योगेन जी, मान लिया, इस पर हम लोग 10 वीडियो बना चुके हैं। हालांकि जी। बंगाल सरकार भी दूध से धुली नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को भी काफी पैसे मिले हैं, 1300-1400 करोड़, हालांकि वो आंकड़ा 1700 करोड़ के आसपास भी जा रहा है। सबकी जानती और हूँ, बिल्कुल। कांग्रेस के बराबर मिले हैं, और बंगाल की कंपनियों ने भी दिए हैं, और वहां भी कोई प्रोको होगा, जब वो आएगा सामने पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ आते हैं, चूंकि आपने कहा ये मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा, तो इसलिए मैं उस पर आना चाह रहा हूं कि आपको कैसे लगता है। देखिए, एक देश में ये माहौल बना है, हम माने या न माने, पौने 10 साल में, कि हिंदुत्व का तड़का, मोदी का हिंदू हृदय सम्राट होना, राम मंदिर हिंदू हृदय सम्राट होने का उपक्रम करना, होना ना होना अलग बात है, हिंदुत्व का नैरेटिव, नफरत का नैरेटिव, राम मंदिर का नैरेटिव, और ये सब नैरेटिव इसलिए ताकि कोर इशू के ऊपर इन सब नैरेटिव को इस कारपेट के नीचे ढक दिया जाए, इसलिए बना। अब अगले 1 महीने में, बल्कि कहें तो 2 महीने में, आखिरी दौर का चुनाव 1 जून को है, तो उस हिसाब से कहें तो काफी वक्त है। तो अगले 2 महीने में फिर से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी जिस तरह से कैंपेन करेगी और जिस तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश करेगी, उसमें हो सकता है ये मुद्दा चुनाव में उतना प्रभावी ना हो पाए कि बहुत उथल पुथल करे। ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभावी होगा, मैं कह रहा हूं हो सकता है। हो सकने में देखिए, मुद्दा चुनाव में होता नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है। कैसे मुद्दा बनाते हैं? बीपी सिंह ने बोफोर्स का तो जेब से पर्ची निकाल कर दिखाते थे पटना में मुझे। मैं छोटा वही, रिपोर्टर वही था, मैं मेरे तो मन मुझे में भी याद है वो पर्ची, और एग्ज़ैक्टली वो यही पर्ची कभी उदाहरण सामने आई नहीं कि उस पर्ची में स्विस बैंक का अकाउंट नंबर कहां लिखा था। लेकिन लोग तो मानते थे, मान लिया लोगों ने उस मुद्दा दौर में। मेरे मन में एग्ज़ैक्टली यही उदाहरण आ रहा था। हाँ, मुद्दा बनता नहीं है, बनाया जाता है। सवाल है कि आपके पास बनाने लायक मसाला है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ यहाँ तो इतनी मसाले की बहुतायत है कि आपकी जेब में समाएगा नहीं, इतना मसाला है। बनाया जा देखिए, ये ज़रूर है हिंदू हृदय सम्राट और ये सब बातें हैं, लेकिन इस सब के अलावा एक और चीज़ है जो हमें माननी चाहिए। कुछ लोग होंगे ज़रूर बीजेपी के वोटर में, इस देश के 10% लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदू और मुसलमानों की घृणा करते हुए, कुछ भी देखने के बाद वोट देंगे बीजेपी को। ऐसे लोग होंगे इस देश के 10%। लेकिन बीजेपी के सारे वोटर वो नहीं। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोटर वो हिस्सा है जो मानता है कि ले देकर मोदी जी बहुत ईमानदारी से देश की सेवा में लगे हैं, कि भाई इस आदमी के ना कोई आगे ना इसके पीछे, 18 घंटे काम करता है, देश हित में करता है, सख्त फैसले लेता है, अपने अपने लाभ के लिए थोड़ा ही कुछ करता है, जिससे देश को फायदा होता है वो काम करता है, और इत्यादि। ये एक छवि बहुत बहुत मेहनत से बनाई गई है। और मैं कह रहा हूँ, और मैंने खुद लोगों से बात की है, अपने तमाम साथियों से कहा है, ये एक मुद्दा उस छवि में छेद करता है। जैसे आप देखिए, आप और मैंने तो वो ज़माना भी देखा है ना, राजीव गांधी की क्या छवि थी? कितना सुंदर चेहरा, कितना सुंदर बातें, देश का विकास, कंप्यूटर और ये सब, और एक बोफोर्स, वो खाली 64 करोड़ था, अब तो मतलब नहीं नहीं, खिलौना लेकिन लगता है लेकिन वो। लेकिन लेकिन उस समय की स्थिति, आज आज की स्थिति में फर्क है योगेंद्र जी। आप भी विटनेस होंगे, मुझे भी याद है वो स्थिति, जब 87-88 का दौर, जब देश में एकदम लगा कि सत्ता पलटने के लिए माहौल बन गया। बोफोर्स का मुद्दा, करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा, बीपी सिंह का सरकार से बाहर आना, तमाम दलों की एकजुटता, जनमोर्चा से जनता दल बनना, सब मैं विटनेस रहा हूं उस दौर का, जूनियर रिपोर्टर के तौर पर 22-23 साल की उम्र में। तो उस दौर से आज, और राजीव गांधी का डिस्क्रेडिट हो जाना आखिरी 2 साल में, तो आज के दौर की तुलना शायद उस दौर से, या जनता के आक्रोश की उस उफान से आज करेंगे तो शायद नाइंसाफी हो जाएगी योगेंद्र जी। नहीं, मैं केवल एक चीज़ कह रहा था, वो ये कि ये जो टेफ्लॉन इमेज जिसको अमेरिका में बोला जाता है ना, कि किसी टेफ्लॉन नेता की कोटिंग। एक ऐसी टेफ्लॉन कोटेड ऐसी इमेज बन जाती है प्लास्टिक की, जैसे उस पे शीट हो, आप उस पे कितना कीचड़ डालिए, वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, चिपकता नहीं। अ, ऐसी छवि में छेद ऐसी कोई घटना ही करती है। मुझे एक बार ज़रूर लगा था कि शायद अडानी के मामले में ऐसा हो, वो नहीं हो पाया था। लेकिन ये जो है, ये तो कोई आरोप का मामला ही नहीं है ना, तो प्रमाण आपके हाथ में। किसी कोर्ट में जाके बाद में इसको सबूत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से ही सबूत आ रहा है।
तो ये क्या छेद कर सकता है ये मुद्दा? मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बीजेपी को जो 37-38% वोट मिलता है, उसमें से जैसे मैंने कहा 10% हो सकता है बिल्कुल मुसलमान से खार खाए बैठा हो। 10% और हो जो कहेगा कि ठीक है, आंख मूंद के मोदी जी जो कह रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। लेकिन उसमें 18% ऐसा है जो सोचता है कि बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं, कि भाई देश हित में ही काम करते हैं। उन लोगों को जब ये बात सुनाई जाती है, और पिछले 5 दिन से मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों ने जिन्होंने बात की है उनसे मैंने बात की है, और सच ये है कि उनके सपोर्टर अभी चुप बैठे, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब हो नहीं सकता इसका। अब ज़रूर उनकी फैक्ट्री कल परसों तक कुछ ना कुछ मसाला निकालेगी, कुछ ना कुछ देश को डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, ज़रूर कोई ना कोई मंदिर का मुद्दा अब निकल ही आएगा, ज़रूर कोई ना कोई हिंदू-मुस्लिम कहीं पे कुछ हो ही जाएगा, ये सब चीज़ें की जाएँगी। लेकिन सच ये है कि इतने बड़े महाघोटाले के बाद इनको भी कम से कम 5 दिन के लिए तो साँप सूंघ गया है, कोई समझ नहीं पाया। अब मेरे लिए प्रश्न ये नहीं है कि क्या मोदी समर्थक पर कोई असर होगा या नहीं? होगा, हो सकता है, बिल्कुल उसके एक हिस्से पे। और देखिए असर की कई डिग्री होती है। असर का मतलब ये नहीं होता कि आप अचानक पलट के विपक्ष के समर्थक बन जाते हैं। असर ये भी होता है कि आप सोचते हैं चलो छोड़ो इस बार वोट कौन डालने जाए। असर ये भी होता है कि ऐसी जब चीज़ आती है तो आपको 50 और चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे ही एक छोटा-सा छेद होता है, फिर आपको याद आता है अरे वो कुछ अडानी वाला मामला भी था ना, वो क्या था? और फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है, कैसे मैं भूल जाऊँ? ये जो छोटा-सा छेद है, वो कई और चीज़ों को खोलना शुरू कर देता है, एक क्रैक की चलिए अब ज़रूरत। देखते हैं, ठीक है, मेरे लिए आपकी बात सवाल मान ली। केवल ये हाँ, है, हाँ, मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि ये क्रैक हो सकता है नहीं। सवाल ये है कि क्या ऑपोज़िशन में वो क्षमता है, जो हुँ। इस क्रैक को खोल सके? वो बस वहीं सवाल पे है। मैं आ रहा था, वहीं पे मैं आ रहा था। हाँ। जी, जी, तो जी, पूरी सवाल ये करें कि बात। क्या उनमें ये क्षमता है? और ये अपोज़िशन का इम्तिहान है। अगर इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा महाघोटाला होने के बाद भी अगर आप देश की जनता के सामने ये सच न रख पाएँ, तो मैं कहूँगा ये निकम्मापन है अपोज़िशन का। फिर किस मुँह से आपको वोट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए फिर आपको वोट, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो। परीक्षा हुँ, है ये अपोज़िशन की। सब चीज़ें हुँ। होंगी, और आपने जैसा इशारा किया, खुल सच बात ये है, अपोज़िशन के भी कई कांड निकलेंगे इसके अंदर। अपोज़िशन की भी सरकारें हैं, वहाँ पे भी कुछ क्विड प्रो क्वो निकलेगा, भाई और उसमें जैसे अपोज़िशन को लॉटरी ये। वाले ने 550 करोड़ डीएमके को भी दिया, ममता जी, जी। बनर्जी को दिया, इतना 17-18 100 करोड़ ममता बनर्जी की सरकार को मिला। तो ये बहुत जगह भी भाई जेडीयू ने तो बड़ा दिलचस्प कर दिया कि 10 करोड़ कोई देगा, देने वाला नाम ही नहीं बताया। तो अभी बहुत सारी कहानियां आएंगी 21 तारीख को। आपको नहीं लेकिन लगता कि कोई एक दिन ऐसे व्यक्ति आए, मेरे को भी 10 करोड़ किसी हाँ, लिफाफे के हाँ, अंदर दे जाए, जिसका मुझे पता भी ना लगे कि वो बेचारा कौन था? वही देखिए, तो। ये सब हाँ, होगा। मेरा कहना है, इम्पोर्टेंट बात इसमें अजीत भाई ये है, क्विड प्रो क्वो। जब कोई इस तरह का घोटाला होता है, 10 जगह पे पैसा बाँटा जाता है, वो सब होता है। क्या इनमें से किसी के पास सीबीआई है? क्या इनके पास आईटी है? क्या इनके पास ईडी है? ये जो सबसे बड़े औज़ार हैं इस देश में आज की तारीख में, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हैं। और जहाँ-जहाँ ये बड़ी चीज़ें हुई, वो इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके हुई हैं। हाँ, राज्य सरकारों ने भी जहाँ-जहाँ ऐसा काम किया हो, उसकी बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, घोटाले की जाँच होनी चाहिए, और इनको भी अंदर करना चाहिए। लेकिन ऑपोज़िशन अगर इस सवाल को ज़ोर से उठाने की हिम्मत करेगा, तो अंततः उँगली तो बीजेपी की तरफ ही उठेगी। लेकिन उसमें ये दिक्कत है ना, मैं एक सवाल इस पर लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ पर। अपोज़िशन मतलब एंटायर गैर बीजेपी पार्टी की आप बात करेंगे। तो फिर तो बात ये आएगी ना कि 17-1800 करोड़ ममता बनर्जी को जो मिले, उसमें भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसे ठेके मिले होंगे, और वो लॉटरी किंग अगर बीजेपी को उसने 700-800 करोड़ दिए होंगे, जिसने 1350 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, सैंटियागो मार्टिन नाम है शायद, उसने 550 करोड़ डीएमके को दिया, क्योंकि वो ऑपरेशन उनका तमिलनाडु से है। तो वो भी डीएमके भी विपक्ष है, उस विपक्ष की परिभाषा में। ममता बनर्जी भी विपक्ष है, उस पर विपक्ष की परिभाषा में। इसलिए उनकी तरफ से ये हमला नहीं आ रहा, या इस पर उतनी मुखरता नहीं है जिस तरह से राहुल गांधी की है। तो इसलिए इसमें मैं अपने मुहावरे में कहूं तो हमाम में सब नंगे हैं, कौन कितना नंगा है ये चेक करने की बात है। सब बराबर नहीं।
ये बात सही है। देखिए, कुछ पार्टियों को लगभग कुछ नहीं मिला है ना? वैसे सीपीएम सबसे प्रिंसिपल रही है, हाँ, जिसने लेफ्ट एक लेफ्ट पैसा भी नहीं लेफ्ट लिया लेफ्ट, है। हाँ। लेफ्ट हम्म। बिल्कुल इसमें स्पष्ट साफ हम्म। रहा है, लेफ्ट का दामन इन चीज़ों में बड़ा साफ हम्म। हमेशा रहा है। लेकिन देखिए, और ये बात पहले भी रही थी, जिस तरह से राहुल गांधी ने अडानी पे हमला बोला, बाकी पार्टियां छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने बाकियों ने नहीं बोला। हुँ? अ, और इस सवाल पर भी राहुल गांधी जिस तरह से मुखर होके बोल रहे हैं, मैं समझती तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाकी सब उस मुखर होके नहीं बोलेंगे। हम्म। लेकिन अगर केवल राहुल गांधी ही इस सवाल को उठा सकें, कायदे से उठाएँ, बार-बार उठाएँ, उसमें एक बात तो साबित होती है कि भई इस आदमी में ज़रूर इसके ऊपर दाग नहीं। देखिए, जिसके ऊपर दाग होगा वो उठा नहीं सकता इस सवाल को। तो एक तरह से भारतीय राजनीति में अच्छी परीक्षा भी हो जाएगी। और अगर ये खुल्लम-खुल्ला चले, जिसको कहते हैं ना, मतलब खुला होने दें, होली पे जैसे रंग लगते हैं, सब कुछ लगे। अंततः इसमें सबसे अधिक मुँह काला बीजेपी का निकलेगा ही, ना सिर्फ चलिए, वो तो इसलिए कि उसके निकलेगा, पास वो तो पैसे हैं। निकलेगा, वो तो जी, निकलेगा, क्योंकि 8,500 करोड़ केंद्रीय जी। एजेंसियां बीजेपी के पास होना, ईडी, हाँ, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा तो ममता बनर्जी और डीएमके की सरकारों एग्ज़ैक्टली की लगा तरफ नहीं से नहीं मारे सकते। जा रहे थे। बिल्कुल, जाहिर है, बिल्कुल। वो क्विड प्रोको की कहानियां बीजेपी की लिस्ट में ज्यादा आएगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमने ग्राफिकल दिखाया, हमने, और सारे जो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टर्स सब निकाल रहे हैं कि कब छापा पड़ा, कब चंदा मिला, क्या कनेक्शन है। इसमें कोई शक नहीं, और लेकिन याद सवाल ये। रखिए, ये चुनाव हाँ, केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, तो जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए सवाल हैं, वो तो उँगली बीजेपी की तरफ उठेगी। बिल्कुल। अब आते हैं जो आपने तीसरा मुद्दा कहा योगेंद्र जी, कि महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में स्थिति आपके हिसाब से बेहतर हुई है। तो ये, जैसे आप पहले 6 महीने पहले या 5 महीने पहले कहते थे इलेक्शन इज स्टिल ओपन, फिर आपने अपने को थोड़ा सुधारा, फिर आपने कहा कि नहीं फिर ओपन है, फिर अभी आप कह रहे हैं कि नहीं 1 महीने पहले से आज की स्थिति बेहतर हुई है। तो उस बेहतर होने की दिशा सिर्फ इसलिए क्योंकि तेजस्वी ने रोड शो किया, सभा, जन विश्वास यात्रा लेकर निकले, 3 तारीख को बहुत बड़ी गांधी मैदान में सभा हुई, या मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर अच्छी भीड़ हो गई, या हरियाणा में सत्ता परिवर्तन बीजेपी ने, मुख्यमंत्री परिवर्तन बीजेपी ने कर दिया, इससे कुछ दिखता है कि बीजेपी में कुछ बेचैनी है। क्या आधार है आपका ये मानने का? और इन 3 राज्यों में अगर थोड़ी बेहतर हो भी गई स्थिति गठबंधन की, तो उससे कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा नतीजों की शक्ल में? बहुत अच्छे सवाल हैं, एक-एक करके देखिए। हम्म। हरियाणा में महत्वपूर्ण बात केवल ये नहीं है कि बीजेपी की बेचैनी है। स्पष्ट बात ये है कि उनका जेजेपी से गठबंधन, जेजेपी को उन्होंने उठा के किनारे लगा दिया। डंप कर दिया, हाँ। इसके 2 इशारे हैं। इसका इशारा केवल हरियाणा के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी लोगों को दिखाई दे रहा है। जो जयंत चौधरी के सपोर्टर हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि जो दुष्यंत चौटाला के साथ आज हुआ, कल परसों वो जयंत चौधरी के साथ होने वाला है। तो इसका एक असर है। और दूसरा, हरियाणा में तो हम जानते हैं किसान आंदोलन के समय से ही कम से कम वो एक प्रदेश है जहाँ पे कांग्रेस एग्रेसिव पे रही है, स्ट्रॉन्ग रही है। तो इन दोनों के संकेत ये हैं कि हरियाणा में ऑपोजिशन की स्थिति पहले से थोड़ा-सा सुधरी। मैं अभी कोई इस पे भविष्यवाणी के चक्कर में नहीं फँसना चाहता। महाराष्ट्र में सवाल ये नहीं है कि रैली अच्छी हो गई। मुंबई की रैली अच्छी, थोड़े से प्रयास से कोई भी बड़ी पार्टी कर सकती है। महाराष्ट्र में 2 चीज़ें हैं। पहला एक, ये आपने देखा होगा, उस रैली में प्रकाश अम्बेडकर भी आए। और ये जो है महाविकास आघाड़ी जो है, वो इस समय अपेक्षा से ऊँची पे जा रहे हैं। वहाँ उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार की है, और महाविकास अघाड़ी ने पहले जो अपना बहुजन वंचित अघाड़ी जो है, प्रकाश अम्बेडकर की, उसने कम से कम 7-8 सीटों में खेल बिगाड़ा था पिछली बार। उनका आना एक महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरा, जो मैंने खुद महाराष्ट्र में घूम के देखा, जहाँ-जहाँ यात्रा गई, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी सिम्पैथी है। उतनी जितनी शरद पवार के लिए नहीं। उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में एक सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट बढ़ा है। उस रैली के बाद और बढ़ा है। उद्धव ठाकरे ने खुद अपने आप को मॉडरेट किया है। हिंदू बांधव बांधू कहने की बजाय अब सब देशभक्तों को जोड़ना शुरू किया है। तो महाराष्ट्र में और कई
ठीक ठाक सर्वेक्षण भी महाराष्ट्र के बारे में आए हैं, जो दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुकाबला क कम से कम या तो बराबरी का है या पलड़ा यूपीए के पक्ष में, ये जो अपना इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में। बिहार बिहार में पटना रैली एक बहुत बड़ा संकेत है, कोई छोटी चीज नहीं है पटना रैली जो हुई है, क्योंकि इसमें सारे लोग जुड़े और ये बहुत बड़ी अभूतपूर्व रैली। दूसरा, नीतीश कुमार के जाने के बाद कम से कम जो एक बार बिल्कुल लग रहा था कि ये तो मामला एकदम ध्वस्त ही हो गया, अब तो बचा क्या। लेकिन उसके बाद पूरे महागठबंधन ने अपने आप को ठीक से रीग्रुप किया है, सीटों का बंटवारा कुल मिला के ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। और जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पॉजिटिविटी बढ़ी है, एग्जैक्टली वैसे ही बिहार में तेजस्वी यादव की पॉजिटिविटी बढ़ी है, स्पष्ट उसके संकेत आ रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये राज्य हैं जो पलटने वाले हैं। बिहार में याद रखिए कि एनडीए को 40 में से 39 सीटें इस वक्त। तो अगर आप अगर आधे-आधे पे भी मामला छूट जाता है, तो एनडीए को 20 सीट का नुकसान है। मान लीजिए 25 सीट अगर ले लेता है एनडीए, तब भी उनको 14 सीट का नुकसान है, बड़ा नुकसान। इसी तरह से महाराष्ट्र में नहीं, मैं 48 में से बिहार बिहार 41 सीट पे बिहार में हर बैठे। समय बिहार के विश्लेषण पे हर समय मैं थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करता हूँ, उसकी वजह क्या जी, है। वैसे महाराष्ट्र पे भी, लेकिन चूंकि बिहार में जब 40 पे 39, पिछली बार भी हमने ऐसी बात की थी कि 40 जी, में जब 39 की बात करते हैं योगेंद्र जी, तो एनडीए है। बीजेपी जी, की जी, अकेले बात करते हैं तो सिर्फ 17 है, और बिल्कुल। बीजेपी अगर 303 पर है तो सिर्फ 17 के दम पर है। बाकी तो फिर 335-40 हो जाएगी बीजेपी जी, जी, एनडीए जी, के उस पे। जी, जी, तो जी, हम जी, बिल्कुल। 303 और बिहार का 17 देखते हैं। तो बिहार के 17 में बीजेपी का कितना नुकसान हो जाएगा अगर हम नंबर के उसमें देखें। मान लीजिए 7-8 होता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात करते हैं तो। तो 7-8 छोटा थोड़ी है भाई। हाँ, हाँ, वही मैं बीजेपी जानना को चाह रहा हूं केवल आपसे। बीजेपी को आज की तारीख में 30 सीट की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट हम्म, में, है ना? हम्म, और अगर उसको 3-4 राज्यों में, महाराष्ट्र हुआ, बंगाल है, हम्म, बंगाल में हम्म, सीधा ममता बनर्जी का मुकाबला है। बंगाल में कुल मिला के जो इंडिया कोलिशन कर सकता था, आज भी उससे नीचे चल रहा है, और कांग्रेस का साथ ना लड़ने से उनको 3-4 सीट का घाटा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना? लेकिन कुल मिला के मुकाबला तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में। अगर बंगाल में 4-5 सीट कटती हैं बीजेपी की, बिहार में 5-7 सीट कटती हैं, महाराष्ट्र में 5-7 सीट कटती हैं, और ये जो गुजरात से लेके गुजरात, राजस्थान, अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ कुल मिला के अगर जहाँ पे बिल्कुल झाड़ू लगाई थी बीजेपी, अगर विपक्ष 5-10 सीट यहाँ निकाल लेता है, तो मामला आ गया ना 270 के ऊपर। और हम्म, कर्नाटका मत भूलिए, जहाँ की भी उनके पास आज की तारीख में तो 28 में से 27 हैं। हम्म। तब पुरानी गिनती के हिसाब से 28 में से 25 थे उनके पास। वहाँ कम से कम 8-10 सीट तो निकाले। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फिर मैं बातें बता रहा हूँ, वही जो मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी को 272 से नीचे लाना असंभव नहीं। ये वैसा, जब हवाई बातें होती हैं तो लगता है नहीं नहीं हवा है चारों तरफ, ये है। जैसे ही आप गणित करने बैठते हैं पता लगता है कि नहीं, ये तो वल्नरेबल है, ये तो बड़ा हो सकता है। अब हो सकता है और होगा में बहुत बड़ा फर्क होता तो है, आप ये और मान रहे वहीं हैं कि पर इतना। बीजेपी आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी 272 पार नहीं करने वाली है। मैं आपके शब्दों ना, को अगर मैं ये नहीं कह क्वाइन रहा कर। हूं ना, ना, ना। फिर मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप मेरे से भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं, और मुझे भविष्यवाणी में कतई रुचि नहीं है, क्योंकि देखिए बारिश की नहीं, भविष्यवाणी मैं की जाती है भविष्यवाणी जो नहीं कि मेरे करवाना हाथ में चाहता नहीं। हूं, मैं आपके शब्द को एक बार रीडिफाइन करके उस पर बात करना चाहता हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूं, देखिए क्योंकि भविष्यवाणी बारिश की जाती है, क्योंकि मेरे बोलने से होगी नहीं, मेरे ना चाहने से रुकेगी नहीं, है ना? ये तो बारिश वो है जो कि हमारे प्रयास से होगी, हमारे प्रयास से रुकेगी, तो मुझे तो अपने प्रयास में इच्छा है। लेकिन हाँ, प्रयास करने से पहले ये पता करना चाहिए कि संभावना है कि नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर विपक्ष अपने काम को कायदे से करे, अगर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ओपनिंग मिली है, उसको क्रिएटिवली इस्तेमाल करे, और अगर ये जो 2-3 राज्यों में कुछ संभावना बढ़ी है, उसका फ़ायदा उठाए। राजनीति में हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं, आप उसका फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। बॉल डी के सामने आ जाती है, उसके बाद आप बॉल को गोल में मारते हैं कि नहीं मारते हैं, ये तो आपकी क उस पे निर्भर करेगा ना। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को 272 के नीचे उतारना आज भी संभव है।
और आज पिछले 15 दिन की घटनाओं के बाद, खासतौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, वो संभावना बढ़ती है। अब वो संभावना हकीकत बनेगी या नहीं, उसपे शर्त लगाना, उसकी संभावना, उसकी भविष्यवाणी करना, इस सब में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी सही दिलचस्पी है। केवल ये है कि उस संभावना को बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात ये होती है योगेंद्र जी कि आप कहते हैं 272 के नीचे बीजेपी को लाने की संभावना बनती है, तो फिर एक काउंटर सवाल है, 272 के नीचे मान लीजिए 270 भी है, 68 भी है, 67 भी है, 71 भी है, 65 भी है, तो उस केस में भी इसका मतलब इंडिया गठबंधन की स्थिति अभी ये नहीं है कि वो बीजेपी को 200 से नीचे ले आए और या अपने नंबर 200 से पार कर दे या 250 पहुंचा दे। ये तो क्लियर हो गया आपकी बात से कि इंडिया जिस गठबंधन दिन की स्थिति अभी या टारगेट बीजेपी को 272 से नीचे रोकने के लिए पूरा दम लगाने की स्थिति में है अभी। देखिए, जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था, बेहतर स्थिति आई थी, कर्नाटका के बाद जो स्थिति थी, तब उस वक्त लगता था कि बीजेपी को 200 से नीचे उतारा जा सकता है। वो एकदम रियलिस्टिक, देखिए, राजनीति में 2 तरह के आपके टारगेट होते हैं। एक वो जो कि आप जिसको देखते हुए टारगेट करते हैं, और एक जिसको आप सोचते हैं कि ये तो रियलिस्टिकली मैं अचीव कर सकता हूँ। 2 टारगेट आप हमेशा लेके चलते हैं, है ना? तो बीजेपी को 200 से नीचे उतार देने का टारगेट तो अपोजिशन को छोड़ना नहीं चाहिए। मगर रियलिस्टिकली 272 के नीचे उतारना भी अपने आप में बहुत आज के हालात में, जहां बीजेपी ने जिस तरह का जो कुछ किया इस देश में, आप देख रहे हैं जिस तरह का कब्जा है, संस्थाओं पे कब्जा है। ये तो ये तो वैसा कहना हुआ पुतिन जो जीते हैं, देखिए कल रूस के अंदर पुतिन को कितने 87-88% वोट आए हैं। ऐसे में अगर कोई कहे कि हमने पुतिन को 60% पे उतार लेना है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो मैं समझता हूँ देश में जिस तरह का एक तरफा माहौल बनाया गया है, जो संस्थाओं पे कब्जा है, अब जिस तरह का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने बना के दिया है, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन के अंदर बना है वो शेड्यूल? मुझे तो लगता है कि बीजेपी के दफ्तर में बना है वो शेड्यूल। वैसी स्थिति है, मीडिया पे जिस तरह का कब्जा है, ये सब देखते हुए देखिए हम आज पुराने ज़माने के 89 और 77 के ज़माने में नहीं, जहाँ जनता का उभार होता है और एकदम जनता का जो सेंटिमेंट है वो वोट्स में ट्रांसलेट हो जाता है। हम बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में, जहाँ बहुत बड़ा उभार होगा, तो वो थोड़ा फ़र्क डाल पाएगा। तो रियलिस्टिकली अगर हम उस तरह की स्थिति को देखें, जो सच्चाई, तो मैं समझता हूँ 272 से नीचे उतारने का टारगेट एक बहुत रियलिस्टिक है, और एक बार 272 से नीचे उतरते हैं अंजीत भाई, तो फिर राजनीति में बहुत संभावनाएं खुल जाती हैं। तो मैं इस नहीं, वक्त रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ की बात कर रहा हूं, वो हाँ, नहीं जो कि टारगेट आप लेके चलते हैं। तो 272 से नीचे उतर गए, मान लीजिए 70, 65, 67 कुछ भी हो गए, मान लिया हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, तो ठीक है। बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान हैं, चाहे और छोटे छोटे दल हैं अलग अलग राज्यों में, सब मिला के 300 पार करा देंगे, तो बात सरकार तो फिर उन्हीं की बनेगी। मतलब फिर तो सिर्फ लड़ाई 272 के नीचे लाने की भर रह गई है, सत्ता से बेदखल करने की नहीं है। देखिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पकड़ लेता है और देश के अंदर ऐसी हवा चल निकलती है, फिर तो देखिए देन स्काई इज द लिमिट, फिर तो उसकी कोई सीमा रहती ही नहीं, जैसे 1977 में हुआ था। आप भी उन दिनों, आपकी उम्र मैं इतनी रही बच्चा होगी था, कि आप लेकिन देख रहे इतिहास थे। बहुत पढ़ा है 77 का। जी। और माफ करिए, मैं डिसएग्री करूंगा, 77 जैसी स्थिति तो आज नहीं है, ना आज इमरजेंसी नहीं है, मैं हाँ। नहीं कह रहा कि आज है, मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पकड़ लेता है और उस तरह की हवा चलती है, फिर तो आप कुछ बात ही नहीं कर सकते, फिर तो सबके हाथ से बाहर का मामला है ना। और याद रखिए 77 के अंदर जो कुछ हुआ था 2 महीने में, हाँ, क्योंकि लेकिन उसके पहले 75 से भूमिका बन गई थी, 74 जी, से जब जेपी घूमना एक शुरू किए थे, गुजरात से जनवरी लेकर और के बिहार तक। जी, जनवरी और के जब जब महीने में 25 इमरजेंसी। जून 25 जून 75 को सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ देश में माहौल तो बन गया था सर न, उसके बाद इमरजेंसी का वो दौर। जनवरी 1977 में इमरजेंसी हटाई गई। अधिकांश ऑपोजिशन लीडर इस मनःस्थिति में थे कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। सही कोई बात है। मानने को तैयार नहीं था कि इंदिरा गांधी को हराया जा सकता है। मार्च में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी हार गई। आप ज़रूर कह रहे हैं स्थिति बहुत थी, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं तुलना नहीं, मैं केवल कह रहा हूँ कि अगर कोई एक चीज़ चल जाती है इस देश में, फिर वो इतनी तेज़ी से, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि
अवश्यम भावी है इत्यादि, वो जो आप कह रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की बनी गई ना, फिर ये सब इत्यादि, ये सब मैं कह रहा हूं कि अभी असंभव कुछ भी नहीं। मगर आप और मैं अभी असंभव संभव की बात नहीं कर रहे, हम ये है कि जो प्रोबेबल हो सकता है, उसकी एक बात है। प्रोबेबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक मोस्ट लाइक्लीहुड होता है। मोस्ट लाइक्लीहुड में तो मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि ये भविष्यवाणी करने वालों का काम। एक पॉसिबिलिटी और एक जो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो चुनाव से 2 महीना पहले तो आप पूरी संभावनाओं को लेके चलेंगे, और मैं इतना भी अगर अगर आप ये कहते हैं, देखिए, जो मैंने कहा शुरुआत जहां से अपनी बात की थी कि ये हम्म, चुनाव इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की पर दांव पे है। हम्म, बीजेपी 272 से नीचे रह जाती है तो हम्म, मैं आपको बता सकता हूं, इस देश का संविधान बच जाएगा। हम्म, इस देश के लोकतंत्र को, बाकी सरकार बनाना ये सब करना होगा, 272 से नीचे अगर बीजेपी रहती है, संविधान और लोकतंत्र के जो बुनियादी संस्थाएं, उसको बचाने की लड़ाई बहुत मजबूत हो सकती है। इन सब उम्मीद को मैं देखता हूँ। बाकी आखिरी सरकार सवाल, बनना और ये सब नजदीक में देखेंगे। आखिरी सवाल योगेन जी, आखिरी सवाल। और अभी हम 19 अप्रैल के पहले दौर के चुनाव के पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपसे 2-3 राउंड और बात हो और उसके बाद चुनाव के बीच में भी। फिलहाल आज की इस बातचीत के लिए आखिरी सवाल कि जो मई जून में जो स्थिति बनी थी इंडिया गठबंधन की, बेंगलुरु से मुंबई तक, पटना से शुरू होकर, और उसके बाद नीतीश का जाना, वो तो एक बहुत बड़ा डेंट था, उसके बाद भी हमने बात की। लेकिन आज भी अगर देखें तो ये जो दिखना चाहिए था, साझा रैलियां, साझा रोड शो, साझा सभाएं, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल अखिलेश तक होते और बाकी सारे, वो एक समय में 26 दल और 11 मुख्यमंत्री दिखते थे, उसकी तैयारी नहीं दिख रही है योगेन जी। और अगर वो तैयारी नहीं दिखेगी तो मोदी की मशीनरी को चुनौती ये इस तरह की के वादे, घोषणाएं या कुछ सभाएं, इससे लगता है हो पाएगा? और वो तैयारी क्यों नहीं दिख रही है और या क्या दिखने वाली है? मैंने पहले भी 2 बार इस शो में कहा कि इंडिया गठबंधन ने जो उम्मीद शुरू में दिखाई थी, उस उम्मीद से काफ़ी नीचे उतरा और आज भी उस हाइट पे नहीं पहुँचा है, जो उम्मीद उसने शुरू में दिखाई, जिसमें ये सब था। ऐसा नहीं कि साझा रैलियाँ हुई नहीं, जैसे अभी जो मुंबई में हुई, हाँ, वो तो वो 3 तारीख वही को भी थी, पटना में हुई जो तेजस्वी की, जिसमें राहुल और अखिलेश उसमें थे। हुई, हाँ। और ऐसी कई और होंगी। जो न्याय यात्रा थी, उसमें अखिलेश भी शामिल हुए, उसमें शरद पवार भी शामिल हुए, उसमें उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, और स्थानीय स्तर पे जो कुछ हो रहा है, ये बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम प्रयास में हैं कि हम स्थानीय स्तर पे काम करें, चुनिंदा जगह। और जो हमारे साथी हमें बता रहे हैं कि भैया ऊपर जो कुछ भी होता रहे, नीचे जो है, जमीन पे पार्टी के कार्यकर्ता मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। तो वो बात हुआ है, और वो कुछ थोड़ा-सा होगा ज़रूर। लेकिन अभी भी मेरे, जिसे आप कहते हैं कि ये नहीं हुआ, अब क्या होगा? मैं उसे कहता हूँ कि ये चीज़ें अभी भी अगले 1 महीने में की जा सकती हैं। पटना रैली का एक मानसिक असर हुआ। देखिए, सारा सारा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बीजेपी की तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि मैच शुरू होने से पहले ऐसा माहौल बना दो कि भई अब तो हार गए, खत्म हुआ, वॉक ओवर। इसलिए जो पटना में हुआ, इसलिए जो मुंबई में हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और ऐसी 2-3 और रैली चुनाव से पहले होंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और अगर इन जो कांग्रेस ने 5 बड़ी घोषणाएँ की हैं, इनमें से कुल मिला के जो 25 है दरअसल घोषणाएँ, इनमें से अगर 3-4 पर भी पूरे इंडिया ब्लॉक की सहमति बनती है, तो अभी भी ये एक सही दिशा में बड़ा कदम होगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे यूपी अभी रह गया, बहुत सारी चीज़ें हैं और लगातार उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उस पर लंबी बातें की जा सकती है, लेकिन लगभग 50 मिनट का ये वीडियो हो गया। तो फिर हम बातचीत करेंगे योगेन जी, कई मौके अभी आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी लंबी बातचीत करने के लिए। और कई बार लगता होगा कि एक ही सवाल रिपीट करके मैं भी पूछता रहता हूँ, लेकिन यही है, सबकी जिज्ञासा 4 जून के वो आने वाले नतीजे को लेकर है। जोड़, गणित, गुणा, भाग, यही सब लोग कर रहे हैं, कहाँ कौन-सा राज्य, कहाँ कितना बढ़ना, किसका घटना। इसलिए सवाल बार-बार हम लोग पूछते रहेंगे। उम्मीद है कि उन सवालों का जवाब आप देते रहेंगे। अब बाकी जनता जो जवाब देगी उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 4 जून के नतीजे का, जो लगता है 11-12 बजे दिन तक
4 जून को नतीजे आ जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया युगन जी, इतनी लंबी बातचीत के लिए वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।